हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं अपर्दन के दूध पढ़ा रहा था, ठीक है। उसमें पहला जो था नदी जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अब सेकंड वाला जो है, ये सेकंड है पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है। तो पवन द्वारा मतलब कि विंड टोपोग्राफी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विंड टोपोग्राफी जैसे इसके पवन द्वारा पर्दनात्मक स्थलाकृतियां पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेना हम लोग के लिए उचित होगा, ठीक है। जैसे देखिए, वायुरूढ़, वायुड़ क्या बोलते हैं इसको, वायुड़ एरी टोपोग्राफी, ठीक है। एक क्या है, पवन मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री से, यहाँ पे में छूटा हुआ है, ठीक है। पवन मरुस्थलीय क्षेत्र, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में क्या होता है, ये सक्रिय होता है। वायुरूढ़, वायुड़ उस क्षेत्र को कहा जाता है जो कि शुष्क हो, ठीक है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो। तो ये कितने डिग्री अक्षांशों के बीच में रहता है, तो 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में सक्रिय होता है, ठीक है, पाया जाता है। देखिए, मरुस्थल मतलब डेजर्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, वायुड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं डेजर्ट के बारे में भी क्या क्या है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है आगे वायु से रिलेटेड। मरुस्थल का सबसे बड़ा अहम रोल है। तो देखिए, मरुस्थल बोलते किसको है, वैसी भूमि, वैसी भूमि जिसकी मिट्टी में उर्वरता, उत्पादकता ना हो, अर्थात क्या हो, मरा हुआ भूमि, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि मरुस्थल होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं कि सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो बोला जाता है उसको। फिर भारत का है थार मरुस्थल। तो यह सब चीजें मरुस्थल का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन है, एक शीत मरुस्थल होता है और एक उष्ण मरुस्थल होता है। अब शीत मरुस्थल किसको बोलते हैं, उष्ण मरुस्थल किसे बोलते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। शीत मरुस्थल उसको बोलते हैं जो कि वह जो शीत कटिबंध में पाया जाता है, जहां बर्फ ही बर्फ, जहां वर्षा के कारण क्या होता है, भूमि वीरान पड़ जाता है, मतलब कि मर जाता है। जैसे मान के चलिए अंटार्कटिका में क्या होता है कि बर्फबारी होता है, मतलब कि बर्फबारी का मतलब क्या होगा, वर्षा जो होता है वो बर्फ के रूप में नीचे टपकता है, गिरता है, ठीक है। तो वैसे वर्षा जब होगा तो क्या होगा, वहां की भूमि क्या होगा, अनउपजाऊ, मतलब कि वीरान पड़ जाएगा। कहने का मतलब कि मर जाएगा वहां की भूमि, तो उसमें कुछ होगा नहीं, जैसे चावल दाल गेहूं वगैरह ये सब चीजें उपजेगा नहीं, तो वो क्या होता है, भूमि मरा हुआ भूमि कहलाता है, ठीक है। तो उसे, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, शीत मरुस्थल में गिनती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले सकते हैं कि आर्कटिक, आर्कटिक क्या है, पूरा का पूरा क्या है, शीत मरुस्थल है। अंटार्कटिका क्या है, ये शीत मरुस्थल में आता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जहां कोई शीत मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया महादेश और क्या है, अफ्रीका महादेश, ये 2 ऐसे महादेश है जहां पे कोई भी शीत मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप लोग ये दोनों ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका याद रखिएगा, यहाँ पे कोई भी शीत मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उष्ण मरुस्थल की ओर। तो उष्ण मरुस्थल किसको बोलते हैं, वह जो उष्ण कटिबंध में पाया जाता है। वहां क्या होता है, हवाएं ज्यादातर गर्म, बहुत गर्म होती है, वर्षा नाम मात्र के होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां की भूमि वीरान पड़ जाती है या फिर मर जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये उष्ण मरुस्थल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं उष्ण मरुस्थल का कि सहारा, कालाहारी, थार, ये सब क्या है, उष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, यूरोप और अंटार्कटिका ऐसा महादेश है जहां पे कोई भी उष्ण मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यहाँ पे था शीत मरुस्थल में कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका एक ऐसा महादेश जहां पे कोई भी शीत मरुस्थल नहीं है,
और ये दूसरे तरफ है कि यूरोप और अंटार्कटिका जो है ऐसे महादेश हैं जहां पे कोई भी उष्ण मरुस्थल नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए उष्ण मरुस्थल किसी भी महादेश के पश्चिमी भाग में, उष्ण मरुस्थल जो पाए जाते हैं किसी भी महादेश के पश्चिमी भाग में कितना 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कोई भी महादेश है उठा के देख लीजिएगा आप लोग एटलस में, उसके पश्चिमी भाग में 20 से लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में क्या होता है, ये विस्तृत होता है। क्या? तो उष्ण मरुस्थल। ठीक है, अब विस्तृत होने का कारण क्या है? उसका कारण है वाणिज्य पवन, मतलब कि ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, ठंडी जलधाराएं का प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको बाद में समझाएंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है आगे। ठीक है, जब आप लोग को ओशनोग्राफी पढ़ाएंगे तो आप लोग को उसमें डिटेल से बताएंगे। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए ये तो उष्ण मरुस्थल है, ये शीत मरुस्थल। अब देखिए हम लोग आते हैं कुछ मरुस्थल देंगे और देश का नाम, मतलब कि कौन से मरुस्थल किस देश में है। तो आइए देख लेते हैं कुछ मरुस्थल और देश। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कुछ मरुस्थल है। ठीक है, इसका देश देख लीजिए कौन कौन से देश में है ये। सहारा मरुस्थल, यह ज्यादातर है उत्तरी अफ्रीकी देश में, उत्तरी अफ्रीकी देश में है। उत्तरी अफ्रीकी देश कौन कौन है? तो मिस्र आ जाएगा, ट्यूनिसिया आ जाएगा, ये सब चीजें जो है, मोरक्को है, ये सब आ जाएगा उत्तरी अफ्रीकी देश में। तो इधर आप लोग का सहारा मरुस्थल पाया जाता है। ठीक है, सोनेरान मरुस्थल यूएसए का है, मोजेब भी है यूएसए, अट्टाकामा चिल्ली, अट्टाकामा कहाँ है? चिल्ली। ठीक है, नामीबिया, नामीब मरुस्थल नामीबिया में। ठीक है, कालाहारी जो है ये कहाँ है? बोत्सवाना और बोत्सवाना, कालाहारी बोत्सवाना और अफ्रीका में है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में। नूबियन जो है ये आप लोग को सूडान में पड़ता है, नूबियन सूडान में। रब अल खाली और अल नाफूद, ये जो दोनों है रब अल खाली और अल नाफूद, ये दोनों जो मरुस्थल है सऊदी अरब में है, सऊदी अरब। ठीक है, नेक्स्ट है गोबी जो है मंगोलिया में है, मंगोलिया। ठीक, तकलामाकन जो है ये बीपीएससी में पूछ चुका है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बीपीएससी पीटी में ये पूछ चुका है। तकलामाकन कौन से देश में है? तो ये चाइना में है, मतलब चीन में है। ठीक है, थार आप लोग का है जो कि भारत में है, भारत के कारण आप लोग को पता है राजस्थान, भारत और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में भी है, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन मरुस्थल ये सब ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और गिब्सन जो है, गिब्सन मरुस्थल जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सब कुछ चीजें, ये सब जो कुछ मरुस्थल थे और इधर देश थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसको देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पर। ठीक है, मतलब कि पवन द्वारा निर्मित या फिर अपरदनात्मक स्थलाकृतियां और पवन क्या क्या कार्य करती है, निक्षेपण करती है, अपरदन करती है, क्या क्या करती है, वो सब चीजें हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पवन जो है, पवन दो तरह की क्रिया करती है, पहला करती है अपरदन और दूसरा करती है निक्षेपण। ठीक है, अब अपरदन की क्रिया जो होती है पवन, वो 3 तरह से करती है। अपघर्षण के द्वारा करती है, सन्निघर्षण के द्वारा करती है और ये अपवाहन के द्वारा करती है। ठीक है, तो आप लोग को अपघर्षण और सन्निघर्षण पहले बता चुके हैं, नदी जल में जाके देख लीजिएगा।
नहीं देखे हैं तो आप लोग को नीचे वीडियो में लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप लोग को, अपघर्षण और शनि घर्षण का आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपवाहन। अपवाहन एक है पवन द्वारा किसी भी स्थान के बालू के कण को उड़ाकर हटा दिया जाता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवाहन क्रिया बोलते हैं या अपवाहन बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि आप इतना सारा सैंड है, मतलब बालू है, अभी क्या कर रहा है कि ये सारा जो है इसको हटा के इस टाइप का बन जाएगा अगर हट जाएगा तो, और ये हटा के क्या करता है, एक टीला के जैसा निर्माण कर दिया या फिर हटा के कहीं दूसरे जगह रख दिया या उड़ा के हटा दिया, ठीक है। जब हवाएं बह रही है स्पीड में तो क्या करेगा, ये जो बालू का कण है छोटे छोटे, ये उड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग अपवाहन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां देख लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे पवन के द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, फिर पवन के द्वारा जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां बनती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या क्या है पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। पहला है अपवाहन गर्त या फिर वात गर्त, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ब्लॉट डिप्रेशन, ठीक है। आप लोग को बताएंगे एक एक करके। दूसरा है अडांग, तीसरा है जुगेन, चौथा है छत्रक शिला जिसको मशरूम रॉक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पांचवा है यहाँ पे भूस्तंभ, ड्राई कांटर जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, इंसेलबर्ग। फिर है आप लोग को आ जाता है पवन पुल मतलब कि विंड ब्रिज, और पवन खिड़की मतलब कि विंडो, ठीक है। तो ये 7 या 8 जो भी है आप लोग को एक एक करके डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को क्वेश्चन में आते रहता है कि याडांग जो है किसके द्वारा बना निर्मित मतलब कि स्थलाकृति है, तो पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है याडांग, युगेन, छत्रक शिला, ये सब याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोग अपवाहन गर्त देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए पहले यहाँ पे अपवाहन गर्त या फिर वात गर्त, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लॉट डिप्रेशन, ठीक है। एक गर्त, गर्त यानी कि क्या, कोई भी गड्ढा इस टाइप का, ठीक है, कोई भी गड्ढा, गर्त यानी कि गड्ढा होता है, ठीक है। तो वात गर्त, यहाँ बात का मतलब कि क्या हो गया, वायु के द्वारा बनाया गया जो गर्त है उसी को बोलते हैं हम लोग वात गर्त, ठीक है। सिंपल सा है, समझ सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे अपवाहन गर्त या फिर वात गर्त किसको बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता है कि यह अपर्दनात्मक स्थलाकृति है पवन द्वारा निर्मित, ठीक है। कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र में, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है, पवन मिट्टी के कण या बालू के कण को एक जगह से हटा के दूसरे जगह स्थानांतरित कर देता है, और जिस क्रिया के द्वारा करता है, ठीक है, अपवाहन क्रिया जिसको बोलते हैं, अपवाहन क्रिया के द्वारा क्या करता है कि बालू को हटाकर या फिर बालू के कण या फिर मिट्टी के कण को हटाकर दूसरे जगह स्थानांतरित कर देता है। तो उसके द्वारा जो बना गर्त है, जैसे इस टाइप का गर्त है, यहाँ के बालू को हटा के इधर कर दिया है, यहाँ के बालू को हटा के इधर कर दिया है, तो इसके द्वारा जो बना गर्त है इसी को बोलते हैं हम लोग कि ये अपवाहन गर्त होता है या फिर वात गर्त बोलते हैं। तो ये जितने भी है ये सब अपवाहन गर्त या फिर वात गर्त कहा जाता है इन लोगों को, ठीक है। और ये क्या है, छोटा छोटा जो है ये मिट्टी का या फिर बालू का कण है, मिट्टी या फिर बालू का कण है। अब देखिए पवन द्वारा, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि बरसात के दिनों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होता है ना कि ये सब जितने भी गर्त दिख रहे हैं, क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा बालू का कण मतलब कि हटा के बहुत ज्यादा गड्ढा बना दिया। तो वर्षा के दिनों में क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, और पानी जमा हो जाने से क्या बन जाता है, ये झील का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि पवन द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा झील जो है मिस्र में है। मिस्र का जो कतारा झील है वो अपवाहन या फिर वात गर्त के द्वारा ही बना है। मिट्टी या फिर बालू का कण जो है ये हटा दिया गया है। बरसात के दिनों में क्या हो गया, इसमें पानी भर गया, ठीक है। जब पानी भर जाएगा तो क्या होगा,
झील का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, पवन द्वारा निर्मित जो विश्व का सबसे बड़ा झील है वो क्या है, कहाँ पे है, मिस्र का है, कतारा झील है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए ऐसे ऐसे हजारों मतलब कि अपवाहन गर्त या फिर बात गर्त देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे, न्यू मैक्सिको और दक्षिण कैलिफोर्निया में, मोन्टाना से टेक्सास के क्षेत्रों में, उधर जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो सब क्या मिल जाएगा आप लोग को, अपवाहन गर्त या फिर बात गर्त बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपवाहन गर्त और बात गर्त। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, दूसरा क्या था हम लोग का, याडांग। ठीक है, तो याडांग की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए सेकंड नंबर है याडांग। ठीक है, याडांग किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे कहा गया कि याडांग जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब चट्टाने लंबवत हो तो क्या होता है, उसमें याडांग का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कठोर चट्टाने मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, जैसे देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा होती है, मतलब कि दिन का तापमान बहुत अधिक होता है और रात का तापमान क्या होता है, बहुत नीचे होता है, मतलब कि ठंडा होता है। तो कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब दिन के तापमान बहुत अधिक और रात के तापमान बहुत कम होते हैं तो क्या होती है, चट्टाने क्या होता है, चटक जाती है। क्यों चटकती है, मतलब कि टूट जाती है हल्का सा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब दिन का तापमान ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा चट्टानों में क्या होगा, फैलाव होगा, मतलब कि फैलाव। ठीक है, फैलाव होगा। और जब ठंडा मतलब कि रात में जब ठंड थोड़ी सी आएगी तो क्या होगा, उसमें फिर सिकुड़न पैदा होगा, जिसके कारण क्या होगा, फैलाव और सिकुड़न से क्या होगा, चट्टानें चटक जाती है, जिसके कारण उन चट्टानों में क्या होता है, हवाएं प्रवेश करती है तो क्या होती है, कठोर चट्टानों की तुलना में मुलायम चट्टानें अधिक काटती है। जैसे आप लोग के इस फिगर में देख सकते हैं कि कठोर चट्टानें कम कट रही है और मुलायम चट्टानें ज्यादा कट रही है। तो यही उबड़ खाबड़ की स्थिति निर्माण कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं याडांग है। ठीक है, क्या है, याडांग है। याडांग आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब दिन के तापमान के कारण चट्टानें क्या होती है, फैल जाती है और रात के तापमान मतलब कि जो कम ठंडी तापमान के कारण क्या होता है, उसमें सिकुड़न पैदा होता है, जिसके कारण चट्टानें क्या होती है, चटक जाती है, जिसके कारण चट्टानें चटक जाती है, मतलब कि टूट जाती है या फूट जाती है हल्का सा। उसमें क्या करती है, हवाएं प्रवेश करने लगती है और मुलायम चट्टानों को ज्यादा काटती है अपेक्षा इसके कठोर चट्टानों की अपेक्षा में। ठीक है, तो इस तरह की उबड़ खाबड़ की स्थिति धारण कर लेता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये याडांग का निर्माण कर दिया। ठीक है, अब देखिए सहारा मरुस्थल में उबड़ खाबड़ की स्थिति यानी कि याडांग ज्यादा देखने को मिलता है, अधिक से अधिक। सहारा मरुस्थल बहुत बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, लगभग एक देश मतलब कि यूएसए के क्षेत्रफल इतना लगभग मान सकते हैं हम लोग बड़ा है। तो सहारा मरुस्थल में उबड़ खाबड़ की जो स्थितियां है, याडांग जो है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और यह ईरान, इराक, अरब और मध्य एशिया के अन्य मरुस्थलों में भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी याडांग। और इससे पहला क्या था, याडांग और अपवाहन गर्त। ठीक है, तो ये दो ठो कंप्लीट किए आज। अब देखिए ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए अब आइए हम लोग इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन की ओर, लास्ट में वीडियो के लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन होता है, तो देख लेते हैं हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए वीडियो के लास्ट में टॉप 10 क्वेश्चन है। और एक चीज और, अगर आप लोग वीडियो को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए आते हैं, मिस्र की राजधानी कहाँ है। टॉप 10 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी कहाँ है, तो ये है काहिरा। कहाँ है, काहिरा। ठीक है, मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है, फैलाह कहा जाता है। ठीक है, मिस्र किस नदी की देन है, मिस्र नील नदी की देन है, नील नदी की देन है। ठीक है,
ब्राजील में कॉफी के बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? तो फैजेंडा बोला जाता है। क्या? फैजेंडा। बड़े बागानों को क्या बोलते हैं हम लोग? फैजेंडा बोलते हैं। ठीक है। विश्व के शुष्कतम स्थान कहां पे? विश्व के शुष्कतम स्थान अरिक्का को बोला जाता है। ठीक है। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना। विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना गर्त है। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त पूछ लेगा तो ये हो जाएगा सुंडा गर्त। सुंडा गर्त को हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त माना जाता है। हडसन की खाड़ी कौन से देश में स्थित है? ग्रांड चाको निम्न प्रदेश किन 3 देशों में विस्तृत है? बेनेलक्स के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? ये तीनों को आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।